अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर है रिसर्च मेथड्स इन सोशल साइकोलॉजी। तो आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से रिसर्च मेथड्स यूज़ होते हैं सोशल साइकोलॉजी में, और हम इन रिसर्च मेथड्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इनका जो है ना इस्तेमाल में लाते हैं। मैं बड़े बेसिक दो रिसर्च जो है ना डिज़ाइंस जो डिस्कस करूँगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन और कोरिलेशनल रिसर्च डिज़ाइन। इनको थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा, और साथ हमें कौन कौन सी इन रिसर्च मेथड की इवैल्यूएशन हम किस तरह करते हैं और बेसिक एथिक्स क्या हैं। आप डिटेल में रिसर्च मेथड्स इन दो कोर्सेज पढ़ेंगे। एक आप पढ़ रहे हैं एमएससी के स्टूडेंट, बीएस के स्टूडेंट भी दो कोर्सेज पढ़ेंगे रिसर्च मेथड्स के। एक को हम रिसर्च मेथड्स 1 कहते हैं, एक को हम रिसर्च मेथड्स 2 कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़रा बेसिकली आपको बता दूँ, रिसर्च मेथड्स 1 जिसको हम कहते हैं वो इनफैक्ट क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, और जिसको हम रिसर्च मेथड 2 कहते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है। रिसर्च इनफैक्ट क्या है? रिसर्च कोई भी साइंटिफिकली अगर आप कोई भी प्रोसीजर मेथड यूज़ करके किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इशू को जब आप एड्रेस करते हैं साइंटिफिकली, तो उसे आप किसी न किसी रिसर्च टेक्निक के थ्रू, किसी न किसी रिसर्च स्ट्रैटेजी के थ्रू आप डिस्कस कर रहे होते हैं, आप उसे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उस रिसर्च क्वेश्चन का, उस प्रॉब्लम का आंसर ढूंढ रहे होते हैं। तो अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में जब आप आंसर ढूंढते हैं तो आपके पास जो डेटा आता है उस रिसर्च क्वेश्चन को असेस करने के लिए, वो आपके पास क्वांटिटेटिवली होता है, लेट्स सपोज डिजिट्स में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के डिजिट्स में होता है। लेकिन क्वालिटेटिवली जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आपके पास डेटा क्वांटिफिकेशन में, यानी कि डिजिट्स में नहीं आता, आपके पास नंबर्स के अलावा होता है। वो इमेज में हो सकता है, वो वर्ड्स में हो सकता है, वो सेंटेंसेस में हो सकता है, वो पैराग्राफ्स में हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन वो नंबर्स की फॉर्म में क्वालिटेटिव रिसर्च का डेटा नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव को डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव के दो जो बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन है उनको थोड़ा सा हम टच देंगे। तो हम अब आगे चलते हैं कि ये रिसर्च मेथड सोशल साइकोलॉजी में किस तरह है। सबसे पहले जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, रिसर्च आप करते क्यों है? आपके पास कोई प्रॉब्लम आया है, कोई फिनोमेना इमर्ज हुआ है, उस पे आप रिसर्च करते हैं। कोई मसला है, उस मसले का आप हल ढूंढने के लिए रिसर्च करते हैं, या कोई फिनोमेना इमर्ज हुआ है, आप उस फिनोमेना को जो है ना वेरीफाई करने के लिए आप रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले या तो हाइपोथेसिस डेवलप करने होते हैं या रिसर्च क्वेश्चंस डेवलप करने होते हैं। अब यहाँ पे रिसर्चर का डिफरेंट ओपिनियन है। क्या है? रिसर्चर का डिफरेंट ओपिनियन है। रिसर्चर कहते हैं कि आप रिसर्च क्वेश्चंस क्वालिटेटिव रिसर्च में डेवलप करते हैं, और हाइपोथेसिस आप जो है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेवलप करते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर का यह भी मानना है कि आप रिसर्च क्वेश्चन क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी डेवलप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमेशा हाइपोथेसिस डेवलप करें। तो अब रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस की यहाँ बात हुई है। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस कोई भी टेस्टेबल प्रेडिक्शन हो सकती है, कोई टेस्टेबल स्टेटमेंट हो सकती है। टेस्टेबल कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप टेस्ट कर सकें। टेस्टेबल मीन कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको आप टेस्ट कर सकें। टेस्ट करने के बाद आप कंक्लूड कर सकें कि ये जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था, जो स्टेटमेंट दी थी, ये ठीक थी या गलत थी। रिसर्च क्वेश्चन भी इसी तरह से होता है। रिसर्च क्वेश्चन में आप रिसर्च क्वेश्चन में आप बताते हैं, आप लेट्स सपोज देखना चाह रहे हैं कि ज्यादा लोगों का जब ग्रुप होता है, आपको एक फिनोमेना मिला कि जब 5 से ज्यादा लोगों का ग्रुप होता है तो उन लोगों में जितने लोग बढ़ते जाते हैं तो लोगों का जो काम डिस्ट्रीब्यूशन है, लोग जो काम करने वाले हैं वो कम हो जाते हैं। लेट्स सपोज 2 लोग थे तो 2 मिल के काम करेंगे। अगर 10 लोग हैं तो उनमें से 4 लोग काम करेंगे, 6 लोग असाइनमेंट का काम नहीं करेंगे। तो अब ये आपका फिनोमेना है। तो आप कहेंगे कि व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इन सोशल लॉफिंग। सोशल लॉफिंग, इस हम कंसेप्ट को सोशल लॉफिंग कहते हैं। जब ग्रुप साइज बढ़ता जाए
और जो काम करने वाले इंडिविजुअल्स हैं वो सारे के सारे उस ग्रुप मेंबर के इंगेज्ड ना हो, तो उसको हम सोशल लाफिंग कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर सोशल लाफिंग, कि कौन कौन से, एक तो ग्रुप का साइज है, दूसरा स्टूडेंट की नेचर है, स्टूडेंट की टाइप है, वो एब्सेंट रहने वाले हैं, वो प्रेजेंट रहने वाले हैं। अब इस तरह के और भी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन व्हाट से शुरू हो सकता है, हाउ से शुरू हो सकता है, वाई से शुरू हो सकता है, जो आपकी डब्ल्यू फैमिली है उनसे किसी से भी आपका रिसर्च क्वेश्चन शुरू हो सकता है। अब व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, अब आप उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देखेंगे कि एक साइज ऑफ जो है ना ग्रुप है, दूसरा अब आपके वो रिसर्च के बाद डिटरमिन होगा कि साइज ऑफ ग्रुप है, नेचर ऑफ स्टूडेंट है, प्रेजेंट एब्सेंटिज्म, प्रेजेंटिज्म के कितने लोगों की जो एब्सेंटिज्म रेशियो है वो इफेक्ट कर रही है सोशल लॉफिंग के ऊपर। तो इस तरह के डिफरेंट आपको फैक्टर्स मिलेंगे। तो ऐसी रिसर्चेस के लिए आप रिसर्च क्वेश्चन डिवेल्प करते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होते हैं, हाइपोथेसिस आप किस तरह डिवेल्प करते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है। अब कोई भी प्रॉब्लम जब आपको जिस आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो प्रॉब्लम है, अब आप उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो अब आप हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे। हाइपोथेसिस बनाने से पहले आप जितनी अवेलेबल रिसर्च है उस फिनोमिना के ऊपर, उसे आप स्टडी करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं हाइपोथेसिस किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, आप किस पे रिसर्च करना चाहते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, लेट्स सपोज आप रिसर्च करना चाहते हैं कि जिस तरह आजकल कोरोना वायरस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप देखना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के बारे में लोगों की अजम्पशंस हैं कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोरोना वायरस जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब उस पे आप डिफरेंट वे हैं देख सकते हैं। एक तो जो है ना जो फिजिकल साइंसेस के लोग हैं, जो केमिकल साइंसेस के लोग हैं, जो मेडिकल साइंसेस के लोग हैं, वो डायरेक्ट कोरोना वायरस जो है ना उसको लेबोरेटरी के अंदर चेक करेंगे कि क्या वो 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिस्ट्रॉय हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अलावा हम सोशल साइंसेस के लोग डिफरेंट तरह से इसे एज्यूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसे इस तरह देखें कि टेम्परेचर की हमारे पास डिटेल्स हैं, हर दिन टेम्परेचर की हम रेशोज निकाल लें, साथ ही हम ये देख लें कि जो टेम्परेचर के साथ नंबर ऑफ न्यू केसेस, नंबर ऑफ जो है ना जो लोग मर रहे हैं और न्यू केसेस कितना आ रहे हैं, इधर से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो इस तरह हमें पता चलेगा कि क्या वाकई ही कोरोना वायरस टेम्परेचर के बढ़ने से कम या डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अब अगर आप इस तरह की रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जाके लिटरेचर देखना होगा। लिटरेचर का मतलब होता है प्रीवियस रिसर्चेस उसी टॉपिक पे जो हो चुकी होती है, उसको हम लिटरेचर कहते हैं। वैसे वो साइंटिफिक लिटरेचर होता है, हम उसे एब्रीविएट करके या जो है ना ट्रिम करके, कम करके हम उसे जस्ट लिटरेचर कहते हैं। तो जो आपका एरिया होता है, इस तमाम बात का मतलब ये है कि जो भी आपका एरिया, जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं, जिस जो है ना फिनोमिना पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसको आप गूगल पे सर्च करते हैं कि ऑलरेडी उस पे कितना कोई काम हो चुका है। अब ये रिसर्च आप क्यों करते हैं, आप इसलिए करते हैं, एक तो आप ये ना हो कि ब्लाइंडली सेम रिसर्च किसी और जगह हो चुकी हो और आप उसी रिसर्च को दोबारा कंडक्ट कर रहे हो। दूसरा, आप इसलिए लिटरेचर सर्च करते हो ताकि आपको प्रॉब्लम की डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जो फिनोमिना आप करना चाह रहे हैं, जिस फिनोमिना के ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसकी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्या उसके नेचर का पता चल जाए, उस चीज के बारे में आपको पता चल जाए, उस पर आप रिसर्च कैसे करना चाहते हैं। जब आपको ग्रिप हो जाती है उस फिनोमिना के ऊपर, उन वेरिएबल्स के ऊपर, तब आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। अब हाइपोथेसिस कैसे डेवलप करते हैं, हाइपोथेसिस जो है ना, आपको यहां पे मैंने बताया कि हाइपोथेसिस क्या, कोई टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है। टेस्टेबल स्टेटमेंट और जस्ट स्टेटमेंट में फर्क होता है। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि कोरोना वायरस
हाइपोथेसिस होगा कोरोना वायरस कैन बी डिस्ट्रॉयड with increasing the temperature level of temperature, can be destroyed with level of temperature. अब ये आपकी टेस्टेबल स्टेटमेंट है, कैन बी डिस्ट्रॉयड, किया जा सकता है। ये नहीं है कि कोरोना वायरस जो है ना टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय होता है, ये स्टेटमेंट है। कोरोना वायरस टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय होता है, ये स्टेटमेंट है। कोरोना वायरस टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय होता होगा, ये टेस्टेबल स्टेटमेंट है। अब टेस्टेबल स्टेटमेंट पे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स ढूंढने हैं उस मौजू के ऊपर, फिर आपने देखना है कि क्या आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। अब अगर वाकई ही आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है वो सपोर्ट हो गया, अप्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगर वो आपके ख्याल में जो कोरोना वायरस है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता टेम्परेचर की वजह से, इसका मतलब यह है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया, सपोर्ट नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो अब इन तमाम ये जो दो बातें हैं, मैंने आपको बताया कि आप रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, हाइपोथेसिस किस तरह डेवलप करते हैं, टेस्टेबल स्टेटमेंट और जस्ट स्टेटमेंट में क्या फर्क है, इस स्लाइड में मैंने अभी तक ये बताया। नेक्स्ट हम जाते हैं रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन क्या है कि आपने स्पेसिफाई करना है कि आपने कंसेप्ट को कैसे मेजर करना है। लेट्स सपोज कि कोरोना वायरस के डिस्ट्रॉय होने को आपने कैसे मेजर करना है, और टेम्परेचर की जो रेशियो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसको आपने कहां से और कैसे मेजर करना है। तो ये आपको रिसर्च डिजाइन स्पेसिफाई करता है कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के कंसेप्ट्स हैं उनको आप कैसे मेजर करेंगे। इसी तरह और भी डिफरेंट रिसर्चेज हो सकती हैं। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि नंबर ऑफ एब्सेंटिज्म और जीपीए पे आप रिसर्च करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं उनका जीपीए पे क्या असर पड़ता है। अब इस पे आप लिटरेचर देखेंगे और आपका हाइपोथेसिस हो सकता है एब्सेंटिज्म इज लाइकली टू हैव इनवर्स और नेगेटिव इंपैक्ट ऑन जीपीए, कि एब्सेंटिज्म का नेगेटिव इंपैक्ट है जीपीए के ऊपर। अब आपका रिसर्च डिजाइन में यह स्पेसिफाई करना होगा कि आप एब्सेंटिज्म कैसे मेजर करेंगे और जीपीए कैसे मेजर करेंगे। जीपीए लेट्स सपोज किसी यूनिवर्सिटी का 85 पे होता है, किसी का 80 पे होता है, किसी का 90 पे होता है, तो अब आप उसको किस तरह जो है ना कंपेरेबल बनाएंगे। ये सारी चीजें आपकी रिसर्च डिजाइन में होती हैं। यहां पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनता है। रिसर्च क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू फैमिली से जितने भी आपके वो बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, उनसे रिसर्च क्वेश्चन आप डेवलप कर सकते हैं। हाइपोथेसिस कैसे बनता है, हाइपोथेसिस आपका प्रीवियस लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के बाद कोई भी टेस्टेबल स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि हाइपोथेसिस, टेस्टेबल स्टेटमेंट और जस्ट स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया रिसर्च डिजाइन क्या होता है, ये आपके जो फिनोमिना के कंसेप्ट हैं उनको आप कैसे मेजर करेंगे, उनको हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं। उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा, परेशान नहीं होना। जस्ट रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, टेस्टेबल स्टेटमेंट, जस्ट स्टेटमेंट और रिसर्च डिजाइन, ये 3-4 बातें इस स्लाइड में समझने के लिए। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन क्या है? कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन इनफैक्ट असेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more than 2 वेरिएबल्स। अब कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन क्या असेस करता है? 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल का आपस में ताल्लुक या रिलेशनशिप। देखिए वेरिएबल्स यहाँ पे एक चीज है जिसको आपको समझने की जरूरत है, जो स्टूडेंट हैं जिनका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है। वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीजें, कांस्टेंट मुस्तकिल चीज होती है और वेरिएबल
जो काबिल तब्दील हो, मुतगय्यर होती हो, जो तगय्युर पजीर हो, जो तब्दील होती हो, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज बिलाल का जीपीए, काशिफ का जीपीए, लेट्स सपोज राशिद का जीपीए। अब ये वेरिएबल्स हैं, ये डिफरेंट हैं। आपका ए का जीपीए बी से, बी का सी से, सी का डी से, डी का ई से, इन तमाम का जो जीपीए है वो तब्दील हो रहा है, तगय्युर पजीर है। तो इसलिए जो जीपी है ये एक वेरिएबल है। ए का गुस्सा बी के गुस्से से, बी का गुस्सा सी के गुस्से से, सी का गुस्सा डी के गुस्से से, डी का गुस्सा ई के गुस्से से मुख्तलिफ हो सकता है। एग्रेशन वेरिएबल है। आपकी नंबर ऑफ एब्सेंटिज्म एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। एब्सेंटिज्म वेरिएबल है। आपका इवेल्युएशन का तरीका अपने आप को, आप अपने आप को कितना सेल्फ एस्टीम पे पाते हैं, रेट करते हैं। आपकी सेल्फ एस्टीम दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, तीसरे की चौथे से मुख्तलिफ हो सकती है। सेल्फ एस्टीम एक वेरिएबल है। कुछ लोग डोनेशंस ज्यादा देते हैं, कुछ लोग डोनेशंस कम देते हैं। आपका प्रो सोशल बिहेवियर दूसरे से मुख्तलिफ है, दूसरे का तीसरे से मुख्तलिफ है, तीसरे का चौथे से मुख्तलिफ है, इसलिए इसको हम आल्ट्रिज्म कहते हैं। तो आल्ट्रिज्म एक वेरिएबल है। इसी तरह आपका वर्जिश करने का रवैया मुख्तलिफ होगा दूसरे बंदे से। एक्सरसाइज एक वेरिएबल है। तो इस तरह मल्टीपल वेरिएबल है। वेरिएबल इनफैक्ट क्या होता है, जो एक चीज एक शख्स से दूसरे शख्स से मुख्तलिफ हो, एक शख्स की दूसरे शख्स से मुख्तलिफ हो, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। तो अब कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन क्या करता है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप देखता है। लेट्स सपोज मैं यहां पे कहता हूं कि सेल्फ एस्टीम, एग्रेशन और जो है ना आल्ट्रिज्म बिहेवियर, आल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। आल्ट्रिस्टिक बिहेवियर होता है कि आप दूसरों के लिए बगैर किसी वजह के कितना काम करते हैं या कितना बेनिफिशियल हैं दूसरों के लिए, इन्हें हम आल्ट्रिज्म या आल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। तो अब देखें हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, एक है सेल्फ एस्टीम, एग्रेशन और जो आल्ट्रिज्म बिहेवियर। तो अब यहाँ पे मैं अगर इन वेरिएबल में रिलेशनशिप देखूंगा तो मैं किसके थ्रू देखूंगा, जो डिजाइन इस्तेमाल करूंगा वो कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन होगा। कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन क्या करता है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को असेस करता है। अब वेरिएबल्स का भी मैंने बता दिया आपको। अब कोरिलेशन के कोफिशिएंट होते हैं। ये अक्सर सवाल पब्लिक सर्विस कमीशन में और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी आपके टेस्ट आते हैं 17 स्केल के, उनमें ये बात लाजिम पूछी जाती है। अभी अगर आपको समझ ना आए तो कोई इशू नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाऊंगा, जिनको मैं स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिसिस पढ़ाऊंगा। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंजेस होती हैं, वो -1 से +1 के दरमियान फ्लक्चुएट करती है। मिनिमम वो -1 हो सकती हैं, मैक्सिमम वो +1 हो सकती हैं। कोरिलेशन के जो कोफिशिएंट है, कोरिलेशन का जो मैग्नीट्यूड है, कोरिलेशन की जो रकम है, कोरिलेशन की जो क्वांटिफिकेशन हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो -1 से +1 के दरमियान होती है। कभी भी कोरिलेशन का कोफिशिएंट 1.1 नहीं होगा, -1.1 भी नहीं होगा, वो -1 से +1 के दरमियान होगा। लेट्स सपोज वो -0.99 भी हो सकता है, +0.99 भी हो सकता है, लेकिन वो -1.1 नहीं होगा, +1.1 नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो -1 एंड +1, अब एक तो यहाँ पे हमारे पास साइन है, माइनस और प्लस का साइन है, दूसरा हमारे पास 1 मैग्नीट्यूड है। अब जो साइन है माइनस या प्लस का, ये डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताती है। माइनस या प्लस का जो साइन है ये आपको क्या बताती है,
डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप जो 1 है, ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप बताती है कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। जो वैल्यू है 1, ये आपको रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ बताती है कि जितना 1 के करीब होगा उतना रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, जितना 1 से दूर होगा उतना रिलेशनशिप वीक होगा। अब यहां पे आप एक बात काबिले गौर है, गौर से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे तो हमारे पास जो कॉमन क्लासिकल मैथमेटिक्स के रूल्स हैं उसमें जिस वैल्यू के साथ नेगेटिव आ जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन यहां पे लेट्स सपोज आपके पास दो वैल्यूज हैं, -0.55 प्लस 0.55, दोनों बराबर लेवल की, स्ट्रांग या वीक एक ही लेवल की आपके पास मैग्नीट्यूड है। आपने जो नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन है इसको मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा नहीं होगी। आपको नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन जस्ट डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताएगा। आपकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप है वो साइन जो है नेगेटिव या पॉजिटिव का उससे कम या ज्यादा नहीं होगी। मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूं, कंसेप्चुअल बात है कि यहां पे आप देख रहे हैं माइनस का साइन है और प्लस का साइन है। जो साइंस हैं ये आपको डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बताते हैं। जो 1 और 1 है ये आपको क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप। अब आपका जो माइनस या प्लस का साइन है ये आपके मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप को स्ट्रांग या वीक नहीं करेगा। अगर किसी एक मैग्नीट्यूड के साथ, किसी रकम के साथ माइनस आ गया है तो वो उसे छोटा नहीं कर देगा। लेट्स सपोज मैं आपको बता रहा हूं, ओके, अगर आपके पास वैल्यू आ गया है -0.90 और +0.55, तो अब यहां पे 0.90 ज्यादा स्ट्रांग रिलेशनशिप है एज कंपेयर टू 0.55। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव या पॉजिटिव आपकी रकम की जो मिकदार की कुव्वत है, मिकदार की जो ताकत है, मिकदार की जो स्ट्रेंथ है उसको कम या ज्यादा नहीं करेगी। नेगेटिव या पॉजिटिव किस लिए दिया गया है, जस्ट डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। क्या आपके रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है, ये आपकी जो नेगेटिव या पॉजिटिव है ये आपकी वैल्यू को कम या ज्यादा नहीं करेगा, ये आपको डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप देगा। मैं एक और मिसाल से आपको वाजे करता हूं। लेट्स सपोज आपके पास वैल्यू आ गई है -0.88 और दूसरी वैल्यू आ गई है +0.78। तो यहां पे आपने, अगर कोई पूछे कि कौन सी वैल्यू में स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है, 0.88 में। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को यह बात वाजे की है कि नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन आपकी वैल्यू को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। इसी तरह मैं तीसरी मिसाल आपको देता हूं। लेट्स सपोज आपके पास एक वैल्यू आ गया +0.85 -0.55। तो अब 0.85 बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू 0.55, तो इसलिए 85 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होगा एज कंपेयर टू 0.55। ठीक है, तो अब यहां से इस जो अभी तक की गुफ्तगू है आपको समझाने का मतलब ये था कि जो नेगेटिव या पॉजिटिव की साइन अगर आ जाता है वैल्यू के साथ तो उसकी मिकदार पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन जस्ट डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप के लिए है। आपकी इनफैक्ट जो पॉइंट के बाद वैल्यू आती है 0.88 है, 0.87 है, 0.90 है, 0.55 है, 0.25 है, 0.20 है, 0.15 है, जस्ट वो आपकी बताएगी कि आपका रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। अब मैं बात बताता हूं डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है। अगर नेगेटिव साइन होगा तो आपका दो वेरिएबल्स के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अगर पॉजिटिव साइन होगा तो आपका दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। इनवर्स रिलेशनशिप,
पॉजिटिव रिलेशनशिप। डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप में दो चीजें, दो साइन, दो चीजें। माइनस का साइन आ गया है तो इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव का साइन आ गया है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब इनवर्स रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि एक वेरिएबल की मिकदार बढ़ने से दूसरा वेरिएबल की मिकदार कम हो, इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या होता है कि एक वेरिएबल की मिकदार बढ़ने से दूसरे वेरिएबल की मिकदार भी बढ़े, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप का आपको पता चल गया। अगर एक वेरिएबल की मिकदार बढ़ने से दूसरे वेरिएबल की मिकदार कम हो तो हम इसे इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। अगर एक वेरिएबल की मिकदार बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़े, या एक वेरिएबल की मिकदार कम होने से दूसरा वेरिएबल भी उसी निस्बत से कम हो, इसको भी हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं। अगर वो एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, अगर एक कम हो तो दूसरा भी कम हो, इन दोनों को हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कहेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे अगर एक बढ़े तो दूसरा कम हो, अगर एक कम हो तो दूसरा बढ़े, इनको हम इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। आपने कभी पढ़ा हो फिजिक्स केमिस्ट्री में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो इनवर्स रिलेशनशिप होते हैं ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है या एक के कम होने से दूसरा बढ़ता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होते हैं वो पॉजिटिव रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, एक के कम होने से दूसरा कम हो। तो यहाँ पे अभी की स्लाइड में मैंने जो आपको बताया वो है प्लस जो है ना साइन क्या रोल है, साइन का क्या रोल है, और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप ये किस तरह बताते हैं, और मैग्नीट्यूड जो है वैल्यू की वो इन साइन से बालातर है। ये साइंस जस्ट डायरेक्शन के लिए होते हैं, वैल्यूज की जो मैग्नीट्यूड है, मिकदार की जो कुव्वत है, उस पे कोई असर अंदाज नहीं होते। अगर अब मैं आपको बताऊं कि देखें हमारे पास लेट्स सपोज नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विद सोशल लाफिंग। तो आप देखें यहाँ पे इसको जो कोरिलेशनल रिसर्च का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ पे जब आपने कोई साइन नहीं दिया होता तो ये समझा पॉजिटिव साइन जाता है। अगर कोई साइन आप नेगेटिव साइन आपको लगाना होता है, पॉजिटिव साइन आपको लगाने की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने मिकदार के साथ वैल्यू के साथ जो 0.60 है कोई साइन नहीं देते तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव साइन होता है। तो आप देखें वो कहता है कि नंबर ऑफ ग्रुप मेंबर्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप है सोशल लाफिंग के साथ। लेट्स सपोज जितना ग्रुप मेंबर्स बढ़ते जाएंगे सोशल लाफिंग बढ़ती जाएगी, जितना ग्रुप मेंबर्स कम होते जाएंगे सोशल लाफिंग कम होती जाएगी। ये है पॉजिटिव रिलेशनशिप। दूसरा है लेट्स सपोज टेम्परेचर हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप विद एग्रेशन। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एग्रेशन बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा, एग्रेशन कम होता जाएगा। ये है आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप। तीसरी एग्जांपल है लेट्स सपोज एब्सेंटिज्म इज इनवर्स रिलेशनशिप विद जीपीए। एब्सेंटिज्म बढ़ती जाएगी, जीपीए कम होता जाएगा। एब्सेंटिज्म कम होती जाएगी, जीपीए बढ़ता जाएगा। ये है इनवर्स रिलेशनशिप। आप जरा इसे एक दो बार सुनेंगे तो आपको होप सो ये बात समझ आ जाएगी। अब कोरिलेशन जो है आपके पास दो चीजें होती है, एक कॉजेशन होता है, एक कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन आपको जस्ट रिलेशनशिप बताता है, कॉजेशन नहीं बताता। कॉजेशन क्या है? कॉजेशन होता है वजह, वजह इस चीज की क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। लेट्स सपोज कॉजेशन में मैं आपको बताता हूं कि एंटी जो है ना आप पेन किलर खाएं तो पेन किलर खाने की वजह से आपके सर का पेन कम हो रहा है। ये कॉजेशन है कि आपका पेन किलर की वजह से, जिसमें आप वजह ढूंढ रहे होते हैं, पेन किलर की वजह से आपका सर का दर्द कम हो गया, या कैफीन ना लेने की वजह से आपको सर का हेडेक हो रहा है। कैफीन चाय पीते हैं, कुछ भी आप
कॉफी वगैरह पीते हैं, तो अगर वो आप ना लें तो आपके सर में पेन होना शुरू हो जाता है। तो रिसर्चेज अगर इस पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज करेंगे तो वो हमें ये कॉजेशन बताएंगी, कॉज बताएंगी। लेकिन कोरिलेशनल रिसर्चेज में हमें कॉज का पता नहीं चलता, जस्ट दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है, उनमें हमें ये नहीं पता चलता कौन सा वेरिएबल कॉज है और कौन सा इफेक्ट कर रहा है। अब मैं मिसाल देता हूं कि हो सकता है जीपीए कम होने की वजह से वो स्टूडेंट क्लास में ना आता हो, या हो सकता है कि क्लास में ना आने की वजह से उसका जीपीए कम आता हो। अब देखिए इसमें हमें काज का नहीं पता, हमें जस्ट रिलेशनशिप का पता है कि उन दो वेरिएबल्स के दरमियान एब्सेंटिज्म और जीपीए दो वेरिएबल्स हैं, उन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि जीपीए की वजह से एब्सेंटिज्म है या एब्सेंटिज्म की वजह से जीपीए कम है। तो इसमें हमें कॉज का नहीं पता होता, और कोरिलेशन में हो सकता है कोई मल्टीपल कॉज हो। हम एब्सेंटिज्म सोच रहे हैं, हो सकता है कि उसके फैमिली मेंबर किसी लव्ड वन के लॉस हो गया हो, इस वजह से वो छुट्टियां कर रहा हो और उसकी वजह से उसका जीपीए मुतासिर हो। अब हम तो लेके बैठ गए कि एब्सेंटिज्म की वजह से उसका जीपीए मुतासिर है। अब उसमें और मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ये जो है थर्ड वेरिएबल प्रॉब्लम, सी में काज बोथ एंड बी। अब देखा ना कि किसी लव्ड वन के लॉस की वजह से उसकी एब्सेंटिज्म हुई, एब्सेंटिज्म की वजह से उसका जीपीए पे असर पड़ा। तो कोई भी तीसरा वेरिएबल भी कंट्रीब्यूट कर सकता है आपके कोरिलेशन में, इसलिए ये कोरिलेशन का प्रॉब्लम है। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन आपको कॉजेशन नहीं बताता। कॉजेशन क्या होता है कि किसी भी चीज की आप वजह जब जानते हैं कि हाँ सिर्फ इस वजह से है, तो उसे हम कॉजेशन कहते हैं। कॉजेशन हम मोस्टली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन कोरिलेशनल स्टडीज में हमें क्या होता है, जस्ट दो वेरिएबल का रिलेशनशिप का पता होता है, हमें ये नहीं पता होता कौन सा वेरिएबल किसे कॉज कर रहा है, कौन सा वेरिएबल किस पे असर कर रहा है। और इसमें कोई तीसरा वेरिएबल भी असर कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको मिसाल के तौर पे बताया है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का नेम आप सुने तो आप गौर से सुन लें कि क्लासिकल जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में होती हैं, कि ऐसी जगह पे होती हैं जो फुली कंट्रोल में हो रिसर्चर के, उन्हें हम कंट्रोल कंडीशन कहते हैं। इसमें हमारे पास दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक है रैंडम असाइनमेंट, दूसरा है होल्डिंग द अदर वेरिएबल कांस्टेंट। रैंडम असाइनमेंट क्या है कि आपके पास जो लोग आपने रिक्रूट किए हैं उनको आपने रैंडमली असाइन करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लेट्स सपोज आप देखना चाह रहे हैं, एक हमारे पास टेक्निक है सीबीटी, या आप लेट्स सपोज देखना चाह रहे हैं आपने शुगर की कोई पिल्स बनाई हैं, तो अब आप उनकी एफिकेसी देखना चाहते हैं। तो अब आपने 20 लोग डायबिटीज के लिए, तो अब आप ये करेंगे कि 10 लोगों को आप एक ग्रुप में रखेंगे, 10 लोगों को दूसरे ग्रुप में रखेंगे। अब 10 लोगों को जिनको आप एक ग्रुप में रखेंगे, उन पे आप वो जो पिल्स आपने बनाई हैं, गोलियां जो आपने बनाई हैं शुगर के लिए या डायबिटीज के लिए, वो आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देंगे। दूसरा ग्रुप आपका कंट्रोल ग्रुप होगा, जिनको आप वो पिल्स नहीं देंगे, उनका जो रूटीन का ट्रीटमेंट है वो चलेगा। अब आपने 20 लोग लिए हैं, तो एक को 10 लोगों को आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखना है, 10 लोगों को आपने कंट्रोल ग्रुप में रखना है। तो अब जब उन 20 लोगों को आपने किसको कंट्रोल ग्रुप में रखना है, किसको आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखना है, ये बात जब आपने तय करनी है तो आपने रैंडमली तय करनी है कि ये दूसरा पर्सन कंट्रोल ग्रुप में, तीसरा पर्सन आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, चौथा पर्सन कंट्रोल ग्रुप में, पांचवा पर्सन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। आपने ये नहीं करना कि जिनकी डायबिटीज कम है उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, जिनकी डायबिटीज का लेवल ज्यादा है उनको कंट्रोल ग्रुप में। आपने इस तरह नहीं करना, आपने रैंडमली ग्रुप असाइन करने हैं कि कौन से 10 लोग कंट्रोल ग्रुप में होंगे, कौन से 10 लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होंगे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आपके स्टडी का वो ग्रुप होता है जिस पे आप अपने तजर्बा, जिसकी चीज की वजह से आप तजर्बा कर रहे होते हैं, उस पे वो सारी चीजें आप अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज मैंने आपको डायबिटीज का कहा, इसी तरह आप सीबीटी
फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाह रहे हैं कि सीबीटी का डिप्रेशन पे असर है, सीबीटी कहते हैं कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो इसमें आप लेट्स सपोज सीबीटी का आप देखना चाह रहे हैं कि जिनको हमने सीबीटी दी उनका डिप्रेशन कम हो जाता है, तो आपने डिप्रेशन के 20 लोग लिए, 10 को आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे, 10 को आप कंट्रोल ग्रुप में रखेंगे। जिन 10 को आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे उन पे आप सीबीटी अप्लाई करेंगे। इसी तरह जब डायबिटीज वाले आप 10 जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखेंगे उन पे आप शुगर की पिल्स का इस्तेमाल करेंगे, बाकियों पे नहीं करेंगे। तो ये आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में दो एसेंशियल चीजें होती है। पहली है रैंडम असाइनमेंट, कि आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो लोग भेजने हैं, जो लोग आपने कंट्रोल ग्रुप में भेजने हैं, दोनों को रैंडमली आपने असाइन करना है ग्रुप। और इन तमाम वेरिएबल्स के अलावा बाकी जो वेरिएबल्स हैं, शुगर के अलावा बाकी जो वेरिएबल्स हैं उन्हें आप कांस्टेंट रखें। लेट्स सपोज उन्हें और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उन 20 के 20 को डायबिटीज के अलावा और कोई बीमारी ना हो। ये ना हो डायबिटीज के अलावा उनकी आंखों का मसला हो, उनकी न्यूरॉन का मसला हो, क्योंकि डायबिटीज के साथ मुख्तलिफ और बीमारियां होती हैं जिनको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। अगर उनकी आंखों पे शुगर का असर हो जाए उन्हें हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। दूसरा, जब उनके न्यूरॉन पे हो जाए तो उसे हम नेफ्रोपैथी कहते हैं। उसके अलावा जो है ना शुगर जो है डायबिटीज है या किडनीज पे असर करती है। अब जो लोग किडनीज पे जिनका असर है, तो ऐसे लोग हम ना लें, हम जस्ट वो लोग लें जिनको जस्ट शुगर है और उसके साथ कोई और कोमोर्बिड कंडीशन नहीं है। अगर उनको एक बीमारी जो हमारा कंसर्न है उसके साथ कोई और बीमारी हो तो उसे हम कोमोर्बिड कंडीशन कहते हैं। एक बीमारी को मोर्बिड कहते हैं, अगर एक के साथ दूसरी बीमारी हो उसे हम कोमोर्बिड कंडीशंस कहते हैं। तो इसलिए अगर आप एक बीमारी लेंगे उसके साथ दूसरी और कोई बीमारी नहीं लेंगे तो आप ये क्या कर रहे हैं, आप बाकी बीमारियों को कांस्टेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि जस्ट हमारे पास वो 20 लोग हैं जिनको जस्ट शुगर हो, दिल का मसला ना हो, गुर्दों का मसला ना हो, आंखों का मसला ना हो, न्यूरॉन का मसला ना हो। तो अब आपने क्या किया, जो बाकी मसाइल हैं उनको आपने कांस्टेंट कर दिया ताकि आपकी जो तजर्बे की एफिकेसी है वो कम से कम मुतासिर हो। क्योंकि अगर आप इस तरह मल्टीपल 20 लोग लेंगे, किसी को आंखों का मसला भी है शुगर के साथ, किसी को न्यूरॉन का मसला भी है शुगर के साथ, किसी के गुर्दों का मसला भी है शुगर के साथ, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला भी है शुगर के साथ, किसी को गुर्दों का मसला भी है शुगर के साथ, किसी को दिल का मसला भी है शुगर के साथ। 100 मसाइल हैं, किसी को इम्पिटेशन हुई है, किसी के जो है ना कुछ बॉडी पार्ट्स कट हुए हैं शुगर की वजह से। तो अब इतने ज्यादा मसाइल हैं, तो इन मसाइल जो शुगर के साथ और मसाइल हैं उनको आप कांस्टेंट रख लें। आप जस्ट वो 20 लोग लें जिनको जस्ट शुगर है और कोई मसला नहीं है। तो आप ये क्या कर रहे हैं, आप होल्डिंग द अदर वेरिएबल कांस्टेंट। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है ये आपके पास कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। अब आपको पता चलेगा कि शुगर हमारी बनाई गई पिल्स से कम हो रहा है, आपकी दी गई गोलियों से कम हो रहा है। तो ये आपका क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, कि अब आपकी जो गोली है वो असर कर रही है शुगर पे। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपको क्या बताती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें है स्टडीज दैट सीक टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय मैनिपुलेटिंग वन और मोर फैक्टर। अब मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या है कि आप एक या दो से ज्यादा फैक्टर मैनिपुलेट कर रहे हो, तब्दील कर रहे हो। अब तब्दील आप किस तरह कर रहे हैं कि आप कंट्रोल ग्रुप को गोलियां नहीं दे रहे, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आप गोलियां दे रहे हैं। तो आप मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, आप तब्दील कर रहे हैं। अगर आप दोनों ग्रुप्स को गोलियां दे दें तो इसका मतलब है आप तब्दील नहीं कर रहे। अब आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गोलियों की वजह से असर हुआ है या उनकी जो रूटीन मेडिसिन थी उनकी वजह से उनका शुगर लेवल मेंटेन रहा है। तो इसलिए अब आप ये कर रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको मैनिपुलेशन की एक और मिसाल दूं, मैनिपुलेशन क्या होता है, मैनिपुलेशन का मतलब है तब्दील करना। लेट्स सपोज आप लेके आए हैं, इसी तरह आपने 20 लोग लिए और आप देखना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर का उनके एग्रेशन पे क्या असर पड़ता है। 10 लोगों को आपने रैंडमली जो है ना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा, 10 लोगों को आपने कंट्रोल ग्रुप में रखा। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो लोग आए आपने उनके साथ टेम्परेचर मैनिपुलेट चेंज करके देखा,
उनको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, उनको 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, उन्हें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा। अब आपने हर डिग्री सेंटीग्रेड जहां पे उन्हें रखा उनका एग्रेशन लेवल चेक किया। अब आप ये क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं टू असेस द लेवल ऑफ एग्रेशन, कि क्या वाकई ही एग्रेशन टेम्परेचर की वजह से मुतासिर होता है, असरअंदाज होता है। तो मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि अब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आप चेंज कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाम से ही जाहिर है जो किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड ना कर रहा हो। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर की वजह से एग्रेशन पे असर। अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर किसी चीज से नहीं असरअंदाज हो रहा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और एग्रेशन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। तो एग्रेशन आपका क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एग्रेशन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो अब आपको यहां पे पता चल जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है, या वो वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पे असरअंदाज तो हो रहा होता है लेकिन किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल असरअंदाज हो रहा होता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसपे आप ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं आप, आपके एक्सपेरिमेंट का जो भी प्रॉब्लम है जिसको आप चेक करना चाह रहे हैं, असेस करना चाह रहे हैं, उसको आप जिस ग्रुप पे अप्लाई करते हैं उनको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, और उस प्रोसीजर को हम ट्रीटमेंट कहते हैं। और जो होता है कंट्रोल ग्रुप होता है उस पर कोई इस तरह का प्रोसीजर नहीं अप्लाई हो रहा होता, उनको हम नो ट्रीटमेंट कहते हैं। एथिक्स क्या है, किसी भी रिसर्च को करने के साथ हमें एथिक्स का पता होना चाहिए। जब हम रिसर्च करते हैं तो एक चीज होती है डिसेप्शन। बाज का सोशल साइकोलॉजी की जो रिसर्चेस हैं उनमें डिसेप्शन करनी पड़ी है। हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, बड़ी जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है, जिम्बार्डो का एक्सपेरिमेंट है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहते हो तो वो पढ़ें, जिम्बार्डो, उस पर मूवी भी है आई थिंक सो। डिसेप्शन क्या है, डिसेप्शन है धोखा। बाज का सोशल साइकोलॉजी में यह मसला होता है कि आप अगर रिसर्चर अगर अपने पार्टिसिपेंट जिन पे वो रिसर्च कर रहा है उनको सही मकसद बता दे अपनी रिसर्च का, तो उसकी जो रिसर्च के नताइज हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसलिए रिसर्चर्स कुछ कहते हैं कि आप ओरिजिनल पर्पस ऑफ रिसर्च बताने की बजाय उनको फेक पर्पस ऑफ रिसर्च बताएं। अगर आप ओरिजिनल पर्पस ऑफ रिसर्च बताने की बजाय फेक पर्पस ऑफ रिसर्च बताएंगे, इसको हम डिसेप्शन कहते हैं। ये हम करते क्यों हैं, हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो नताइज हैं, रिजल्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, वो उन लोगों की एक्सपेक्टेशन की वजह से कि आपसे रिसर्चर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इस वजह से फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स चेंज ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा आपको लेट्स सपोज $500 दे के कहता है कि आप मेरे तजर्बे में आए, मैं एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उस रिसर्च का मकसद ये है, और वो आपको सही मकसद बता देता है। तो अब आप रिसर्चेस ये कहते हैं कि जब आप इनफ अमाउंट ले लेते हैं तो जैसा रिसर्चर चाह रहा होता है आप वैसा करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर आप वो करने की कोशिश करेंगे, जो असल मकसद रिसर्च का है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप पैसों की वजह से कर रहे हैं, या कोई भी पार्टिसिपेंट है वो पैसों की वजह से कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि डिसेप्शन अलाउ है, लेकिन ये बात देखनी चाहिए कि जो आपकी रिसर्च का फायदा है वो नुकसान से ज्यादा है। आपके रिसर्च का जो बेनिफिट है वो आउटवेट कर रहा है कॉस्ट को।
यानी कि जो आपके रिसर्च का फायदा है वो नुकसान से बहुत ज्यादा है, तब आप डिसेप्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिसेप्शन नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है डिसेप्शन करने से आपकी ही रिसर्च मुतासिर होती है, आपके पार्टिसिपेंट मुतासिर होते हैं, आपके फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा है। जिन रिसर्चेज में फायदे की बजाय डिसेप्शन की वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा हो, उन्हें एथिकली अलाउ नहीं है वो रिसर्चेज करने की। अब अगर आप अपने रिसर्च में डिसेप्शन कर लें तो रिसर्चेज कहती हैं आप प्रॉम्प्टली ऑन टाइम डीब्रीफ करें। डीब्रीफ का मतलब होता है आप अपने पार्टिसिपेंट को अक्सर मकसद ऑफ रिसर्च बताएं। रिसर्च खत्म होने के बाद जो उन्होंने जिनको आपने डिसीव किया था, डिसेप्शन की थी, उनको आप असल मकसद ऑफ रिसर्च बताएं उसी रिसर्च के खत्म होने के साथ, और उन्हें पर्पस ऑफ डिसेप्शन भी बताएं कि आपने डिसेप्शन क्यों की थी। इसे हम डीब्रीफ कहते हैं। और रिसर्चर मस्ट ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट होता है जब आप डिसेप्शन ना कर रहे हो तो आप रिसर्चर जो है ना पार्टिसिपेंट से जो है ना एक इन्फॉर्म कंसेंट से साइन करवाता है। इन्फॉर्म कंसेंट होता है कि वो उसे अपनी रिसर्च का सारा मकसद बताता है, पर्पस बताता है, उसके बाद उससे साइन लेता है, सही मकसद ऑफ रिसर्च बताता है, ओरिजिनल पर्पस ऑफ रिसर्च बताता है, उसे हम इन्फॉर्म कंसेंट कहते हैं। और इन्फॉर्म कंसेंट पे वो कहता है मेंशन होना चाहिए कि अगर आप इस रिसर्च को किसी भी जगह पे छोड़ देते हैं तो आपको पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ेगी, कि आपको कोई इस रिसर्च का पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, क्योंकि रिसर्चेस ये कहते हैं कि अगर आप ये नहीं बताएंगे तो आप किसी की आज़ादी, इंडिपेंडेंस को जो है ना जब्त कर रहे हैं। अगर आप किसी की इंडिपेंडेंस को जब्त कर रहे हैं तो ये आप उसके साथ एथिकली ज्यादती कर रहे हैं। और हमारे पास है कि रिसर्चर मस्ट इंश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डेटा। जो डेटा आपके पास आ जाए उसे आप नाम के साथ शो ना करो कि ये काशिफ का डेटा है, ये बिलाल का डेटा है, ये उनीबा का डेटा है, ये मुनीबा का डेटा है, ये अली का डेटा है, ये जिया का डेटा है। आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं पार्टिसिपेंट के लिए। एक तो वो आपकी रिसर्च में आके आपको फायदा दे रहा है, फिर उस फायदे के बदले में उसे नुकसान पहुंच जाए, ऐसा नहीं करते रिसर्चर। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास डेटा आया है तो आपने उसके नाम के साथ नहीं शो करना, कोई फर्जी नाम रख लेना है, कोई कोड रख लेना है, कोई एब्रीविएशन रख लेना है, ताकि उसकी इंडिविजुअलिटी को कोई थ्रेट ना हो। थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेस। ओह, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्लाइड है इवेलुएटिंग रिसर्च, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। Internal validity है the degree to which a research findings provides clear or information about causality. Internal validity वो डिग्री ऑफ है कि आपकी जो ओरिजिनल रिसर्च है उसकी जो कॉजेलिटी है उसके बारे में जब आपकी रिसर्च सही बताए तो उसे हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। और एक्सटर्नल वैलिडिटी ये है कि आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उनको हम रियल वर्ल्ड में जब अप्लाई करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, हम उसको एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। अगर आपकी रिसर्च की कॉजेलिटी जितना एक्यूरेट होगी उतना आपकी रिसर्च की इंटरनल वैलिडिटी हाई होगी, और जितना आपकी रिसर्च रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगी उतना आपकी रिसर्च के एक्सटर्नल वैलिडिटी अच्छी होगी। तो इंटरनल वैलिडिटी इनफैक्ट आपकी कॉजेलिटी ऑफ वेरिएबल्स है, कॉजेलिटी ऑफ इवेंट है, कॉजेलिटी ऑफ फिनोमिना है। एक्सटर्नल वैलिडिटी आपकी एप्लीकेशन ऑफ रियल वर्ल्ड है। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस फॉर योर दिस लेक्चर। कोई भी बात समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं।